Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is physiological changes in pregnancy. अब जो physiological changes in pregnancy है, यहाँ से टोटल 7 नंबर का एग्जाम आएगा, 2 MCQ और एक SCQ। एक SCQ 5 नंबर का होता है, तो टोटल हो गए 7 नंबर। ओके, तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी है। अब इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, इसमें आपने सिस्टम वाइज लेके चलना होता है। लाइक प्रेगनेंसी की वजह से क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, वो सारी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है, हार्मोनल चेंजेस होती है जो कि प्लेसेंटा के हार्मोन्स की वजह से होती है और फेटल सर्कुलेशन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपने सिस्टम वाइज देखनी होती है। लाइक सीवीएस पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पे क्या होगा, रीनल सिस्टम पे क्या होगा, हिमाटोलॉजिकल सिस्टम पे क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस क्या आएंगे। ठीक हो गया, तो ये मेनली आपने पढ़ना होता है। तो आप अच्छे तरीके से एक ही मरतबा पढ़ लो तो आपको याद रह जाएगा और बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक हो गया, तो हर जो भी चेंज आपने पढ़नी है, चाहे वो सीवीएस वाली या हिमाटोलॉजिकल है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव है, आपने इसको दो में डिवाइड करना होता है कि कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में बढ़ जाती होती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कम हो जाती है, कुछ पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। ओके, तो एक बात रट्टा मार लेना, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड की रिटेंशन होती है। ठीक हो गया, वेजोडाइलेशन होती है, फ्लूइड की रिटेंशन होती है, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। और कार्डिक आउटपुट आपको पता है दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा हार्ट रेट। ओके, अब वो कौन से पैरामीटर जो कि प्रेगनेंसी में डिक्रीज होते हैं, तो आपने ये रट्टा मार लेना कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वो वेजोडाइलेशन करवा देता होता है। ठीक हो गया, अब वेजोडाइलेशन है, दैट मीन्स कि वेजोडाइलेशन की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ओके, नंबर 2, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, और एक मीन आर्टीरियल। तीनों की तीनों कम हो गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर। और आपको पता है कि डायस्टोलिक प्रेशर ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को। तो अगर डायस्टोलिक कम तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी कम। ठीक हो गया, और लास्ट में आ जाएगा AV ऑक्सीजन ग्रेडियंट। ओके, अब AV ऑक्सीजन ग्रेडियंट क्या होगा, वो भी कम होगा, बिकॉज इसकी वजह क्या होती है। ओके, वेजोडाइलेशन है, वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन की वजह से ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वेन्स और आर्टरी के दरमियान जो ऑक्सीजन ग्रेडियंट है वो आपको रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा। ओके, ये तो आगे CVS की चेंजेस। अब हम आ जाती है चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलती है। वन सेकेंड, आपने पैरामीटर्स को दो में डिवाइड करना होता है। ओके, कुछ बढ़ेंगे कुछ कम होंगे। ओके, अब होता क्या है, अब होता ये है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हुई हुई है, मतलब परफ्यूजन ज़्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वेंटिलेशन को भी बढ़ाना पड़ता है। ओके, ठीक हो गया, तो पहला क्या होगा, नंबर 1, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ईच इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के अंदर कितना वॉल्यूम आप इनहेल या एक्सेल करते हो। माइन्यूट वेंटिलेशन ये भी बढ़ जाती होती है, इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी ये भी बढ़ जाती होती है, और पर मिनट ऑक्सीजन की अपटेक भी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज फीटस को आगे सप्लाई करना होता है। ठीक हो गया, आगे प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। ठीक हो गया, तो कौन कौन से पैरामीटर्स बढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पायरेशन में क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अपटेक भी बढ़ेगी। और अपटेक क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा है। कौन से पैरामीटर आपके कम होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, नंबर 1, रेजिडुअल कैपेसिटी जो फंक्शनल होती है वो आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, नंबर 2, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ती होती है लेकिन एक्सपायरेटरी रिलेटिवली कम होती है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये भी रिलेटिवली कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसके अंदर आपको कम देखने को मिलती है। ओके, अब रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी हो गया, एक्सपायरेशन आपको बता दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाता होता है। ठीक हो गया, और इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होता है कि CO2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर एल्किलोसिस हो जाएगी, रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस, और इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कम है, या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी कम है। इसके बाद है कि जो पैरामीटर्स जो कि अनइफेक्टेड होते हैं। ओके, तो क्या रिस्पिरेटरी रेट RR ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, ठीक हो गया, वाइटल कैपेसिटी ये आपकी नॉर्मल रहती है। टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी को आपने डिफरेंशिएट करना, ये हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और लास्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन रिजर्व वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, जो कैपेसिटी होती है वॉल्यूम्स को मिलाने से बनती होती है। लाइक जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना, उसके अंदर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, बाकी ये फिजियोलॉजी वाले चेंजेस है। ठीक है,
अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने बढ़ने या कम होने वाली चीजें चेंजेस नहीं देखनी, हमने देखना है ऑर्गन वाइज। लाइक हम पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी में, तो ओवरी में क्या चेंजेस है? नंबर 1, ओवरी एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर 2, ओव्यूलेशन नहीं होगी। नंबर 3, कॉर्पस लूटियम जो कि ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ऑलमोस्ट 6 से लेकर 9 मंथ ऑलमोस्ट ये आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसके बाद है फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में वर्टिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक हो गया, वर्टिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो ऑलमोस्ट ये है। इसके बाद हम फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस थिक वाल्ड होता है, लेकिन अब वो थिन वाल्ड हो जाएगा, वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती होती है, साइज वेट कैपेसिटी बढ़ जाती है, पियर से स्फेरिकल शेप हो जाएगा, और ये पेल्विक से एब्डोमिनल, यानी ओवरी भी चला गया एब्डोमेन में, यूट्रस भी एब्डोमेन में चला गया। सर्विक्स में क्या होगा? सर्विक्स थिक सिक्रेटरी म्यूकस प्रोड्यूस करेगी जो कि प्लग बना लेगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड गोडल साइन, और कलर चेंज हो जाएगा पर्पलिश ब्लू, दिस इज कॉल्ड चैडविक साइन। ओके, अब वजाइना में क्या चेंजेस आएगी? वजाइना की वास्कुलैरिटी हाइपरनीमिया बढ़ जाएगा, वजाइना का कलर चेंज हो जाएगा, वंस अगेन दिस इज कॉल्ड चैडविक साइन। ओके, पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, और नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिक। ओके, तो लेट्स रिवाइज। ओवरी में क्या होगा? ओवरी एब्डोमिनल ऑर्गन है, यूट्रस भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी, कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा? वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो यूट्रस क्या होगा? थिन वाल्ड होगा, साइज वेट कैपेसिटी बढ़ जाती है, पियर से सेफेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, पेल्विक से एब्डोमिनल बन जाएगा। सर्विस क्या करेगा? थिक सेक्रेटरी म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड गोल्डन साइन, कलर चेंज करेगा सर्विक्स और वेजाइना, दिस इज कॉल्ड चैडविक साइन, पीएच बढ़ेगी, सॉरी पीएच डिक्रीज होगी, एसिडिक बन जाएगा, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस वो बढ़ जाते होते हैं, वही आगे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसी की वजह से पीएच एसिडिक हो जाती है। अब हम आ जाती है चेंजेस इन द रीनल सिस्टम। ओके, तो रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आपने पढ़नी है। ओके, तो कौन से पैरामीटर्स जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ते होते हैं? नंबर 1, वेजोडाइलेशन है, वेजोडाइलेशन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वेजोडाइलेशन की वजह से जीएफआर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा? क्रिएटिनिन की क्लियरेंस भी बढ़ जाती होती है। कौन से पैरामीटर डिक्रीज होगी प्रेगनेंसी के अंदर? नंबर 1, ब्लड ज़्यादा फिल्टर होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा फिल्टर हो गया, सीरम क्रिएटिनिन ये कम हो जाएगा, ठीक हो गया। यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट आपको कम देखने को मिलेगा, सोडियम कम तो ऑस्मोलैलिटी भी कम, किसकी? प्लाज्मा की। ओके, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक भी है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पूरा सिनेरियो है, नंबर 1, एंटीनेटल क्लिनिक पे प्राइमरी ग्रेविड या 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, 24 को आपने रट्टा मार लेना, क्योंकि इसके बाद जो होगी ना हाइपरटेंशन वाली, ओके, सेकंड सॉरी 20 के बाद जो हाइपरटेंशन होती है ना, जो होती है प्री क्लैम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वो आपने प्रोटीन यूरिया देखना होता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, सॉरी हाइपरटेंशन है डायबिटीज़, और इसका ये ग्लाइकोज यूरिया भी है। तो कैसे श्योर करोगे, कंफर्मेशन कैसे करोगे जीडीएम की, जेस्टेशननल डायबिटीज़ मेलाइटस की? तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी 1 और 2 और नाइस की गाइडलाइंस डिफरेंट है, डब्ल्यूएचओ की डिफरेंट है, वो आप देख लेना। रैंडम ब्लड ग्लूकोज कराएंगे और HbA1c करेंगे। ओके, और रीनल चेंजेस इन प्रेग्नेंट फीमेल जो कि ग्लाइकोज यूरिया करवाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि जीएफआर बढ़ गया है, और दूसरा ये है कि जो रीअब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, वो सैचुरेट हो गया है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, ठीक हो गया, मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब इसकी वजह क्या होता है? इसकी वजह ये होती है कि यूरिनरी ट्रैक है उसकी फिजियोलॉजिकल डायलेटेशन होती है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, उसी की वजह से एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। अब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो आपने कोई मैनेजमेंट नहीं करनी, कंजर्वेटिव है, मतलब ये कि फिजियोलॉजिकल है, डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा ना, तो आपने मॉनिटरिंग करनी और ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ें, या पाइलोप्लास्टी और नेफ्रेक्टमी आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर ये लिखा है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में गिर गया है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम रिटेंशन होता है, आगे डाइल्यूशन आपको देखने को मिल सकती है, तो फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन होती है। हीमोडाइल्यूशन की वजह से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमाटोक्रिट और आरबीसी काउंट गिर जाते होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ प्लाज्मा इज ग्रेटर देन द आरबीसी मैस, के मैस भी बढ़ता होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन ये ज़्यादा होता है, तकरीबन 30 से लेकर 50% होता है। ओके, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बिकॉज जो फिजियोलॉजिकल फॉल होता है ना ब्लड प्रेशर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन की वजह से होता है। ओके, तो वो वेजोडाइलेशन की होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। तो वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन को, जो कि आपकी कौन सी होती है, एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, उसको मास्क कर देता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट करवानी होती है, और अगर हो गई तो फिर कौन कौन सी होती है? ओके, तो कौन सी है? लेबेटिलोल, ट्रागोचोइड, इसके अलावा मिथाइल डोपा, हाइड्रोलिजीन और निफिडिपिन है। बाकी हम हिमेटोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि प्लाज्मा वॉल्यूम
की एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, सब चीज़ें आपको ऑलमोस्ट नीचे देखने को मिलेगी। लाइक आपके हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाती है, आरबीसी काउंट कम है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर 11 और 13 ये कम हो जाती है। ओके, कहती है कि सिर्फ ये दो क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि कम हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे बढ़ते होते हैं। फिब्रिनोजन भी क्लॉटिंग फैक्टर बना है, वो भी बढ़ जाता होता है, उसकी वजह से ईएसआर भी बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें बढ़ती होती है, हीमोग्लोबिन मैस, आरबीसी मैस, ये क्या होता है, बढ़ जाता होता है। ठीक हो गया, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम ये बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। ओके, अब इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेंजेस, ये आप बताओ। ठीक है, तो फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में डिक्रीज होते हैं। ओके, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी डिक्रीज हो गए, लेकिन वो रिलेटिवली स्लाइट होते हैं। तो पहले क्या होगे, पहले सडन फॉल आएगा, फिर आपको स्लाइट फॉल देखने को मिलेगा।